Hello बच्चों, today we are starting respiratory system and previously we have finished digestive system. I hope you people have revised that. उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो लाइव क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे. किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ समझने में दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक. ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, there are two terms. First is breathing, second is respiration. Breathing means simply सांस लेना और छोड़ना. आपने फ्रेश एयर का इंटेक किया बॉडी में और उसको एक्सेल किया, इंस्पायर किया और एक्सेल किया. इंस्पिरेशन मीन्स सांस अंदर खींचना, एक्सपिरेशन मीन्स सांस बाहर छोड़ना. तो ब्रीदिंग सिंपली मीन्स टेकिंग ऑफ एयर, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑफ एयर. जबकि रेस्पिरेशन है दैट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. रेस्पिरेशन में हमारा जो एयर जाती है अंदर बॉडी में, उसमें ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का डाइजेशन होता है. कॉम्प्लेक्स उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में. एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है. ये सब डिटेल में धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा. तो रेस्पिरेशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेसिकली, आप इतना समझ लीजिए, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है फूड का, फूड से एनर्जी मिलती है और CO2 बाहर बॉडी से फिर एक्सेल कर देते हैं. ठीक है, चलो तो नोट्स में अगर हम जाएं, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग. सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपली एयर को इंस्पायर करना और एक्सेल करना. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपिरेशन क्या होता है. इंस्पिरेशन मीन्स सांस को अंदर खींचना, एक्सपिरेशन मीन्स सांस को बाहर छोड़ना. ठीक है, इसके बाद ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में हम अगर डिफरेंस को देखें, मेजर डिफरेंस क्या है, तो ब्रीदिंग जो है सिंपल इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर. ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस है. नो एनर्जी रिलीज, इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है. वहीं हम रेस्पिरेशन को देखें तो इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी. केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और CO2 रिलीज होती है, वाटर भी रिलीज होता है. ये बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसमें ATP बनता है. ATP बनता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के अंदर होता है. हमारा जो बॉडी है वो छोटी छोटी सेल से बनी है. फर्स्ट है बॉडी, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के अंदर जो छोटी छोटी सेल्स है, सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का. ठीक है, ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, मीन्स सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर. ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. अब आप बोलोगे कि प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं क्या? बिल्कुल ज़रूर करते हैं. प्लांट जो है ऑक्सीजन की बजाय वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू वो ऑक्सीजन CO2 को लेंगे और उसको कॉम्प्लेक्स फोटोसिंथेसिस में और उसमें यूज़ करके फिर उससे O2 बनाते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं. ठीक है, जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो CO2 रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं. ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखें कि उसमें क्या क्या होता है, तो फ्लैट वॉर्म्स, स्पॉन्जेस, इनके अंदर पूरी एंटायर बॉडी है वो रेस्पिरेशन का काम करती है. इसमें कोई लंग्स या इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते. उनके पूरे बॉडी सरफेस से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, सिमिलरली अर्थवॉर्म आप जानते होंगे, बारिश के टाइम पे मिट्टी में जो मिलते हैं, तो इसका जो स्किन है, स्किन रेस्पिरेशन का काम करती है. ठीक है, सिमिलरली इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच का, अब बाद में हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे तो उसमें जब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो उसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, छोटी छोटी नलियाँ होती हैं उसके अंदर, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है. इन सब में लंग्स नहीं होते. ठीक है, फिर हम देखते हैं फिशेज में, एक्वेटिक जो एनिमल्स है, फिशेज या आर्थ्रोपोड्स, तो इनमें गिल्स होते हैं. आपने शायद पहले भी सुना होगा,
कि मछलियाँ पानी के अंदर सांस ले सकती हैं। कैसे लेती है वो? गिल्स के थ्रू। गिल्स से वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और उससे ऑक्सीजन सेपरेट करके उसको यूज़ करती हैं। सिमिलरली एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का एग्जांपल अगर आप लोगे तो वह है फ्रॉग। और मैमल्स, मैमल्स मीन्स ह्यूमन, ह्यूमन मैमल है, ठीक है। तो इन सब में लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। कौन? लंग्स, फेफड़े। सेपरेट एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इनमें, एम्फीबियंस और मैमल्स में। हम प्लांट जब एनिमल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जब हम कवर करेंगे तब आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि एम्फीबियंस क्या होता है, मैमल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें होप थोड़ा बहुत आपने इंट्रोडक्शन में पहले क्लासेस में पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरे को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा कि ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ लंग्स, ओके। तो इसके अलावा और कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, राइट फ्रॉम द माउथ टू रेक्टम, कि कौन कौन से पार्ट जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। माउथ, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट थे, ऐसे ही हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स अगर देखते हैं तो ये स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से। नोज़, नोज़ के अंदर हमारे दो नॉस्ट्रिल होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। कंप्लीट इसको नोज़ बोलेंगे और सेपरेटली इंडिविजुअली ये जो अपने ओपनिंग है इनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो दो नॉस्ट्रिल हो गए, ठीक है। फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। फिर लैरिंग्स और ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, देन फाइनली एल्विलाई। तो अगर इसको हम डिटेल में देखें, इसका डायग्राम यहाँ देखिए, इस डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज, नोज से एयर का इनटेक हुआ, ये नेजल कैविटी अंदर, जो कैविटी अंदर नोज के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ आपके लैरिंग्स होगा, लैरिंग्स जो कि ट्रैकिया को हमेशा कवर रखता है, ठीक है। फिर लैरिंग्स के थ्रू, अच्छा इसमें डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है, 1 सेकेंड। लैरिंग्स, दिस इज लैरिंग्स, ये हमेशा ट्रैकिया को कवर रखता है ताकि एक एक ऑर्गन होता है छोटा, ग्लोटिस। तो जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो ग्लोटिस जो है लैरिंग्स को कवर कर देता है ताकि फूड जो है ट्रैकिया में ना जाए, विंड पाइप में ना जाए उसमें। तब हम एयर जब इंटेक करते हैं, इंस्पिरेशन, तब सिर्फ एयर जाती है, और जब फूड को स्वेलो करेंगे तो ग्लोटिस जो है लैरिंग्स को कवर कर देता है, ठीक है। ये दो ऑर्गन हो गए। उसके बाद में आ गया ट्रैकिया अपना, नेक्स्ट पार्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया इस तरीके से ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ट्रैकिया है पूरा, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे कॉइन्स वगैरह या कोई छोटी छोटी चीज़ें मुंह में ले लेते हैं तो गलती से वो सांस की नली में चली जाती है। सांस की नली में चली जाती है तो वो यहाँ इस ट्रैकिया में ही आके अटकती है यहाँ पर मोस्टली, ठीक है। तो इसको विंड पाइप भी बोलते हैं हम, और ट्रैकिया अपना जहाँ से एयर का इनटेक होता है, ठीक है। फिर ट्रैकिया जाके जो है कहाँ पर मिलता है, ये इसमें लंग्स में। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये लंग्स है हमारे दोनों साइड में, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है, तो कैसे कैसे डिवाइड होता है उसका हम एक दूसरा बड़ा वाला डायग्राम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ट्रैकिया रहा, ये पूरा ट्रैकिया है। ये छोटे छोटे पार्ट्स में फिर डिवाइड हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये और डिवाइड होगा इस तरीके से, ये ऐसे डिवाइड होता जाता है छोटे छोटे ट्रैक्यूल्स में, ट्रैकिया। और ये हो गए अपने छोटे ट्रैक्यूल्स, ब्रांचेस जो हैं ट्रैक्यूल्स, ठीक है। ट्रैक्यूल्स फिर आगे जाके सब डिवाइड होती है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स फिर फर्दर छोटे छोटे
उसमें डिवाइड करके, और एंड में जो बनता है उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ये जो आप देख रहे हैं राउंड राउंड स्ट्रक्चर इस टाइप से, ऐसे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में अगर बताऊं, 1 सेकेंड, इस तरीके से ये ब्रोंक्यूल्स आएंगे, और एंड में ये ऐसे राउंड स्ट्रक्चर एल्वियोलाई होती है, ठीक है। दिस इज आवर एल्वियोलाई। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट आप कह सकते हैं इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है, यहीं पर हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में एक्सचेंज होती है, और CO2 वापस एल्वियोलाई में आती है। इसका और डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जब कैपिलरी इफ्यूजन वगैरह इसमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम पे आप फोकस कीजिएगा, ये वाला। यहाँ पर देखिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स फिर फर्दर सब डिवाइड हुए ट्रैकियल ब्रोंक्यूल्स में, ट्रैकियल ब्रोंक्यूल्स में उसके बाद में ये एल्वियोलाई डक्ट हो गई, और ये एल्वियोलाई छोटी छोटी एल्वियोलस है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर क्या है, अगर इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे बाद में, 1 सेकेंड, अगर डायग्राम होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से, इसको सिंपल अगर डायग्राम में बनाऊँ तो, 1 सेकेंड, ये हो गया अपना एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हो गई, इसके चारों तरफ इस तरीके से कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज मतलब खून की वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। एक तरीके से ये ब्लड हो गया अपना, इसमें यहाँ पर ब्लड सर्कुलेट होता है एल्वियोलाई के चारों तरफ, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, ये इस तरीके से। अब ब्लड में होती है RBC, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये RBC है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये RBC है, राउंड राउंड स्ट्रक्चर इस तरीके से जो है ये RBC है ना। तो अगर इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखें तो ये अपना एल्वियोलाई वाला पार्ट हो गया, ये एल्वियोलाई हो गई, ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, 1 सेकेंड, ये एल्वियोलाई हो गई पूरा। इसके चारों तरफ ये कैपिलरी हो गई, और इसमें ये RBC है, ये रेड कलर जो है 1 2 3 4, दीज आर RBCs। ब्लड के अंदर RBC होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इनके यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और CO2 का। इसका डिटेल डायग्राम ये वाला देखिए, इसमें अगर इसको हम और जूम करेंगे तो ये अपना एल्वियोलाई हो गया, दीज आर एल्वियोलाई, और ये अपनी ब्लड वेसल्स होगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ब्लड वेसल है, ये पूरा ब्लड वेसल है इस तरीके से, ठीक है। और ब्लड वेसल के अंदर फिर हमको ये RBC है, ये RBC है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्वियोलाई में ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई में यहाँ पर गैसेज आ गई। यहाँ मान लो हमने CO2 ये आ गई, सॉरी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर एल्वियोलाई में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जाएगी O2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ऑक्सीजन जाएगी RBC के पास में डिफ्यूज होके, ठीक है। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, और यहाँ से जो CO2 जाती है इधर वापस एल्वियोलाई में। तो जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो चली गई ब्लड में भी RBC के पास में, और ब्लड से जो CO2 है वो CO2 वापस चली गई एल्वियोलाई में। तो जब हमने इनहेल किया फ्रेश एयर से ऑक्सीजन अंदर ब्लड के अंदर चली गई है, और CO2 जब वापस ब्लड से एल्वियोलाई में आएगी, एल्वियोलाई से फिर वापस वो बाहर ट्रैकिया और लंग्स के थ्रू, नोज के थ्रू वापस CO2 अपन ने एक्सपायर कर दिया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 यहाँ पर। तो ये जो मेन साइट है आपकी, यहीं पर डिफ्यूजन होता है गैसेस का। स्मॉलेस्ट यूनिट और यूनिटरी सेगमेंट आप इसका बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जहाँ एल्वियोलाई और RBCs आपस में डिफ्यूजन करती हैं गैसेस का, ठीक है। तो ये हम डिटेल स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट ये हमने देख लिया है, ओके। नेक्स्ट हमने देखा कि ये क्या क्या पार्ट्स थे इसमें। नॉस्ट्रिल हो गया अपना, फिर फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ब्रोंकियाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, और एल्वियोलाई। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। फिर इसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर के थ्रू से लैरिंग्स में
जो है गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपनी जो आवाज़ है, जो साउंड है, जो फोनेशन है, वो लैरिंग्स की हेल्प से ही हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। किसी के अगर लैरिंग्स में प्रॉब्लम है तो वो इंसान बोल नहीं सकता। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे ब्रोंक्यूल्स को, कि ब्रोंक्यूल्स कैसे बने होते हैं। तो पहले हो गया ट्रैकिया, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स होती है। जैसे मैंने बताया था ना, ये बड़ा वाला ट्रैकिया रहा, फिर वो सब डिवाइड होता है इस तरीके से, इस तरीके से डिवाइड होगा, ये फर्दर डिवाइड होंगे छोटे उसमें। तो ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, ये धीरे धीरे और पतले और छोटे होते जाते हैं। ठीक है। ये हमने ब्रोंकियल ट्री जिसको बोलते हैं वो देखा। इनके अंदर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये ताकि कोलैप्स ना करे। मैं आपको बता दूं, मान लो ये ट्रैकिया है, तो ऐसे कार्टिलेज बनी होती हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेज सी शेप में। मतलब कंप्लीट तो हो गई ये वाली, बट कंप्लीट नहीं होती, इनके अंदर इनकम्प्लीट कार्टिलेज होती है इस फॉर्म में, ये सी फॉर्म में। ये क्या करती है? ये इसको कोलैप्स नहीं होने देती, पिचकने नहीं देती है। अगर ये कार्टिलेज नहीं होंगी तो जब ऑक्सीजन हम अंदर खींचते हैं तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। नेगेटिव प्रेशर की वजह से फिर ये कोलैप्स हो जाएगा, इस तरीके से सिकुड़ जाएगा। लेकिन इस ट्रैकिया के कोलैप्स को रोकने के लिए इसमें होती हैं कार्टिलेज। तो ट्रैकिया इज कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ओके। इनकम्प्लीट कार्टिलेज का बना होता है वो। फिर एल्विलाई अपन ने देख ही लिया। एल्विलाई का डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। यहाँ पर फिर एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें देखिए पूरा सारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स दिखाएं। एपिग्लोटिस हो गया, लैरिंग्स हो गया, फिर ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया फिर फर्दर छोटी छोटी ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होता है। फिर ये एंड में एल्विलाई हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लूरा या प्लूरल कैविटी क्या होती है। तो सपोज ये लंग्स है अपने, इसके ऊपर एक बहुत ही पतली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। ठीक है। इस तरीके से ये प्लूरा रहता है, एक पतली सी, एक ट्रांसपेरेंट, आप फिल्म बोल सकते हैं। जैसे ट्रैकिया अंदर गया, ये तो हो गया अपना लंग्स, ये हो गई प्लूरा। ठीक है। अब इन इसके बीच में कैविटी बन गई, लंग्स और प्लूरा के बीच में ये कैविटी बन गई। ये ग्रीन कलर में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कैविटी बन गई। इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। ये जो ग्रीन कलर का फ्लूइड है, लिक्विड है, वो इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है। तो हमने लंग्स का स्ट्रक्चर देख लिया, प्लूरा देख लिया, प्लूरल कैविटी देख ली, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड देख लिया, एल्विलाई का स्ट्रक्चर देख लिया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता है उसका हम देखेंगे। किस तरीके से जो है ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन जो है अंदर जाती है और CO2 बाहर आता है। ठीक है। तो इसमें जो स्टेप्स है रेस्पिरेशन के, वो हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है। ब्रीदिंग इन विच ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर इज डिफ्यूज्ड इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज डिफ्यूज्ड आउट। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्स एयर है, एयर के अंदर O2 होता है जो प्लांट्स बनाते हैं, ये इनहेल होती है, इनहेलेशन, ये जाती है लंग्स में। लंग्स में फिर एल्वुलाई के वहाँ पर इनका गैसियस एक्सचेंज होता है। वहाँ पर O2 ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाती है और ब्लड से CO2 वापस एल्वुलाई में जाती है। तो एल्वुलाई के थ्रू, फिर ट्रैकिया के थ्रू, फिर लंग्स वापस उस CO2 को नोज के थ्रू एयर में एक्सहेल कर देते हैं। ये पूरा हमारा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है। तो इन 3-4 सेंटेंस में वही आपको बताया गया है। डिफ्यूजन ऑफ
gases across alveolar membrane, transport of gases by blood, diffusion of oxygen and CO2 between bloods and tissue। तो ये हमने डिफ्यूजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देख लिया था एल्विलाई के पास में, कैसे CO2 ब्लड में जाती है और कैसे ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और CO2 वापस एल्विलाई में आती है। ठीक है, फिर जब ब्लड में O2 चली गई तो उसका क्या होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, ब्लड जो है पूरा बॉडी में उसको सर्कुलेट कर देता है और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं। वहाँ पर उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को यूज़ करके ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है जिससे एनर्जी मिलती है और वहाँ पर CO2 रिलीज होती है। ठीक है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस, तो रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैकेनिज्म हम देखते हैं कि कैसे ब्रीदिंग होती है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा प्रेशर ग्रेडियंट का। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन या फिर एयर हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन क्यों होता है, हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर नेगेटिव प्रेशर एक जनरेट होता है। नेगेटिव प्रेशर, जब नेगेटिव प्रेशर लंग्स में जनरेट होगा तो बाहर जो है पॉजिटिव प्रेशर होगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन या पूरा एयर जो है अंदर जाएगी। अब नेगेटिव प्रेशर कैसे जनरेट होता है, उसके लिए आपको ये डायग्राम समझना होगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये कोस्टल बोन्स है अपनी, कार्टिलेज जिसको बोलते हैं। पूरा ये रिब केज है, रिब्स, ये रिब है, ये रिब है, वाइट वाला जो स्ट्रक्चर, इनको रिब्स बोलते हैं, पसलियाँ हिंदी में। ठीक है, और इनके बीच में ये मसल्स है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला रेड वाला पार्ट जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, ये इंटरकोस्टल मसल्स है। ठीक है, देखिए इंटरकोस्टल मसल्स ये वाली। तो इंटरकोस्टल मसल्स जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये जो रिब्स हैं ये फैलती हैं। ये देखिए आप एरो देख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ फैलती हैं, तो लंग्स की साइज बढ़ जाती है। आप देखो, खुद सांस लेके देखो, सांस लेते हो तो अपना जो चेस्ट है वो एक्सपेंड होती है, फैलती है। जब फैलती है तो अंदर जो है नेगेटिव प्रेशर बन गया, क्योंकि एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो किस चीज़ की वजह से, एक तो इंटरकोस्टल मसल्स के उसकी वजह से, और एक डायफ्राम, डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम का मूवमेंट कहाँ होता है, नीचे की तरफ। ये डायफ्राम है, ये नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से पूरा एरिया अपना एक्सपेंड हुआ, चेस्ट का एक्सपेंड हुआ, तो उसमें नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ तो एयर अंदर गई। तो ये तो हो गया इंस्पिरेशन की प्रोसेस। और एक्सपिरेशन कैसे होता है, इसका जस्ट उल्टा। इसमें जो रिब केज है अपना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो सांस ली, फैल गया, और जब सांस छोड़ी तो चेस्ट अपनी सिकुड़ गई। ये पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर बढ़ गया तो अपने आप ही जो एयर जो है बाहर आएगी, क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ गया और वो बाहर उसको एयर को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। किस तरीके से इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से, रिब्स की हेल्प से और डायफ्राम की हेल्प से हम कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस बाहर छोड़ते हैं। इसमें आपको प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो नेगेटिव प्रेशर का इस डायग्राम में भी दिखाया गया। देखिए इंस्पिरेशन वाला, ये डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे की साइड आया। ऐसे ही जो रिब्स है वो बाहर की तरफ गई, बाहर की तरफ फैली, तो अपनी चेस्ट जो है एक्सपेंड की और अंदर एयर की एंट्री हुई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बन गया था। यहाँ हाई प्रेशर था और यहाँ लो प्रेशर बन गया, एरिया बढ़ने से, वॉल्यूम बढ़ने से, तो ऑक्सीजन जो है इस तरीके से नोज से अंदर फेफड़ों में जाती है। ठीक है, आई होप ये जो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट वाला, ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म हुआ किसका, ब्रीदिंग का। नेक्स्ट टॉपिक पे
यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है जो आपको रटनी पड़ेंगी, बिल्कुल समझना ही पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, व्हाट इज़ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, व्हाट इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। इन सब का फॉर्मूला भी हम डिस्कस करेंगे। एक ये ग्राफ भी हम देखेंगे कि हमारी वाइटल वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। पहले आपको अभी तक जो मैंने समझाया है वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फिर थर्ड हमने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के क्या क्या पार्ट हैं? नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वुलाई। हमने देखा कैसे ट्रैकिया सी टाइप कार्टिलेज से बना होता है ताकि वो कोलैप्स ना करे, पिच के नहीं। और कैसे हमने देखा कि वो ट्रैकिया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, फिर उसके बाद में एल्वुलाई में जाके मिलता है। एल्वुलाई से हमने देखा कि कैसे एल्वुलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये पूरा डायग्राम हमने डिस्कस किया। यहाँ पर ये एल्वुलाई थी और यहाँ ब्लड कैपिलरीज थी, तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एल्वुलाई से O2 जाती है ब्लड में और ब्लड से CO2 आती है एल्वुलाई में। ये हमने देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो देखा लंग्स का स्ट्रक्चर, जिसमें लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा, ठीक है। और एक कैविटी बनती है लंग्स के और प्लूरा के बीच में जिसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये फ्लूइड, इसका क्या रोल है इस कैविटी का और फ्लूइड का? ताकि लंग्स के जब लंग्स एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये लिक्विड एक लुब्रिकेशन की तरह काम करता है। ये मेन उसका फंक्शन है किसका? प्लूरल कैविटी का। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमने जब देखा कि कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है फेफड़ों के अंदर। चेस्ट एक्सपेंड करती है, अंदर जो है प्रेशर कम होगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर अंदर जाएगी। फिर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा तो एयर जो है बाहर आएगी, क्योंकि हमेशा एयर का फ्लो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये हमने देख लिया स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। उसमें हमने इंटरकोस्टल मसल्स का रोल देखा, उसमें हमने रिब्स का रोल देखा, उसमें हमने डायफ्राम का रोल देखा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ के और इसको रीड कीजिएगा। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल कैपेसिटी क्या है, गैसेस एक्सचेंज हमने डिस्कस कर ही लिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फिर देखेंगे। ऑक्सीजन कैसे कैसे ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड में, ब्लड से आरबीसी, आरबीसी से कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में पहुंचती है, वो हम आगे देखेंगे। फिर रेगुलेशन ऑफ देखेंगे रेस्पिरेशन का कि कैसे ये कंट्रोल होता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद में फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन की क्यों ज़रूरी है वो देखेंगे। उसके बाद में जो इसकी सिम्टम्स या प्रॉब्लम जो होती है रेस्पिरेटरी डिजीज़ की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सब चीज़ें अच्छे से इसको रीड करें, डिस्कस करें। कोई भी डाउट्स होगा तो हम लाइव क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।